हाय बच्चों, आज हम आर के नारायण के बारे में पढ़ेंगे। और सभी बीएससी बीएड थर्ड सेम के बच्चों के सिलेबस में आर के नारायण का लेसन शामिल है, द एक्स, तो सभी को पता भी होगा। और बहुत सारे बच्चों को हिंदी मीडियम होने के कारण से प्रॉब्लम जाती है कि वो प्रॉपर उस लैंग्वेज को नहीं कमांड कर पाते हैं। तो उनके लिए मैं हिंदी में ही टेक्स्ट को समझा रही हूँ, व्याख्या कर दे रही हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। टेक्स्ट तो बच्चों के पास उपलब्ध ही होगा, लेकिन उस कहानी को और उस कहानी में जो मेन थीम है उसको समझने में बच्चों को आसानी होगी, इसलिए मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके बता दे रही हूँ। तो लेसन में सबसे पहले देखते हैं आर के नारायण कौन थे। आर के नारायण का पूरा नाम था रासीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण स्वामी। आर के नारायण का पूरा नाम था रासीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण स्वामी। उनका जन्म हुआ था मद्रास में 10 अक्टूबर 1906 को, और उनकी मृत्यु हुई थी 13 मई 2001 को मद्रास में ही। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं अपनी प्रस्तुत की हैं, और ख़ास करके वो अंग्रेजी मीडियम या अंग्रेजी माध्यम से अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते थे। इन कारण से वो और ज़्यादा प्रसिद्ध थे, क्योंकि भारत जैसे देश में जो लैंग्वेज है वो हिंदी को ज़्यादा हम मातृभाषा के रूप में जानते हैं, लेकिन हिंदी मातृभाषा होने के बाद भी किसी की कमांड इतनी अच्छी इंग्लिश में होती और हम अपनी रचनाओं को प्रस्तुत कर पाते बड़े पैमाने पे विश्व स्तर पर, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और ये उस टाइम की बात है जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे किसी व्यक्ति का लैंग्वेज में इतना अच्छा कमांड होना बहुत ज़्यादा अच्छा भी माना जाता था। और आर के नारायण ने बहुत अच्छा रिटर्न भी प्रेजेंट किया हुआ है, जो उनकी रचनाओं को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता था। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया है। तो कुछ ऐसे लेसन हैं जो उनके द्वारा बहुत सारी उन्होंने ज़्यादातर जो भी लिखा हुआ है वो सारे रचनाएं उनकी ऐसे टाइप में हैं या फिर नॉवेल पैटर्न में है। जो नॉवेल का मतलब है कि ऐसी कहानियाँ जो लंबे फॉर्म में लिखी हुई रहती है, एक डिटेल वृत्तांत टाइप का रहता है, जिसमें हम अपने समाज के ही कुछ चुनिंदा ऐसी चीज़ों को लेकर आर के नारायण ने डिस्क्रिप्शन किया हुआ है, प्रेजेंट करने की, वास्तविकता दर्शाने की कोशिश की है कि हमारे समाज में भी ऐसी ऐसी घटनाएं और ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो सामान्य व्यक्ति उन सारी चीज़ों को नहीं देखता है, नज़रअंदाज कर देता है। तो आर के नारायण ने ऐसा करने की कोशिश की है। तो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया लेसन द एक्स, जिसमें एक मेन कैरेक्टर है वेलान। वेलान एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक गांव में रहता है, और उसके पिताजी और उसका परिवार इतना ज़्यादा गरीब है कि वो अपने जीवन यापन के लिए उसके पिताजी ने जो उनकी अपनी जो संपत्ति है, जो उनके पास खेत है और जो कुछ भी बचा कुचा उनके पास संपत्ति है, वो सारी चीज़ें किसी को गिरवी रखाई हुई हैं, और प्रति सप्ताह कुछ आने उसके बदले में मिलते हैं उसके परिवार को। और इसके साथ साथ वो उनके व्यय का जीवन यापन का साधन बना हुआ है। और साथ साथ में ये भी है कि वो वेलान, उसके पापा और उसका जो पूरा परिवार है वो दूसरों के खेतों में खेती करते हैं, और उस पर प्रतिदिन की जो आय आती है तो वो भी उनके जीवन यापन का माध्यम बना हुआ है। ऐसे में होता क्या है कि कहानी की शुरुआत होती है कि एक भविष्यवक्ता है जो उस गांव के पास से गुजरता रहता है। तो उस भविष्यवक्ता के द्वारा वेलान को देखकर एक भविष्यवाणी की जाती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वेलान 3 मंजिला इमारत पे रहेगा। तो ये बात सुन के जो वेलान के आसपास जितने लोग भी खड़े हुए रहते हैं वो सब खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके घर में आय के कोई भी सोर्स नहीं है, उसके पास 3 मंजिला इमारत कैसे हो सकती है। लेकिन ये बात सच में सही साबित होती है। और वेलान आज जिस उम्र का है, जिस टाइम पे भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी, उससे 30 से 40 साल बाद वेलान के पास अपना खुद का एक ऐसा घर रहता है जहाँ पे वो 3 मंजिला इमारत ऐसी रहती है जहाँ पे वो खुद अकेला रहता है। ठीक है, तो इस भविष्यवाणी को झूठा मान के बाकी सारे लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसा 30 से 40 साल बाद उन सारे लोगों को होना चाहिए था
कि उस भविष्यवाणी करने वाले की बात को सत्य साबित होते हुए देख सकते थे। तो एक दिन होता है क्या कि वेलान अपने पिताजी को खेत पे खाना देने के लिए, दोपहर का खाना देने के लिए देर से पहुंचता है, जिस कारण से उसके पिताजी के द्वारा उसको पीटा जाता है, एक झापड़ मारा जाता है। और झापड़ भी मारा जाता है तो खेत में और भी बहुत सारे लोग मौजूद रहते हैं और ये बात वेलान को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। और इस कारण से वेलान क्या करता है, अपने पिताजी को घूर के देखता है और वो खाने की जो टोकनी रहती है, बास्केट रहता है, उसको वहीं रखता है और सीधा खेत से बाहर चला जाता है। और इतनी दूर चला जाता है कि चलता ही जाता है जब तक कि वो किसी शहर में नहीं पहुंच जाता है। जब इतनी लंबी यात्रा वो तय कर चुका रहता है तो करीब 2 दिन तक वो चलता ही रहता है, किसी तरह उसका गुजारा हो जाता है। लेकिन तीसरे दिन से वो फिर इधर उधर तलाश करना, भूख लगती है उसको, प्यास लगती है, तो कुछ कुछ चीज़ें वो तलाशने की कोशिश करता है। तो जब वो तलाशता है तो इधर उधर उसको कुछ नहीं मिलता है और इसी तलाश के दौरान वो मालगुड़ी नाम के एक गांव में, एक छोटे से शहर में, जो शहर छोटा सा कस्बा या शहर टाइप का रहता है, वहाँ पहुँचता है। वहाँ उसकी तलाश तब पूरी होती है जब एक बूढ़े व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है, जहाँ पे बूढ़ा व्यक्ति उसको इस बात के लिए राज़ी कर लेता है कि वो कि वेलान उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करेगा एक बगीचे को बनाने में। तो बगीचे को जब वेलान को दिखाया जाता है तो वहाँ पे बगीचे के नाम पे कुछ भी नहीं रहता है, केवल कई एकड़ों की एक खाली ज़मीन पड़ी रहती है, जिसमें बहुत दूर दूर तक जो झाड़ियाँ हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, वो उगे हुए हैं। उसको साफ़ करने के लिए वेलान को कहा जाता है। तो वेलान एग्री कर लेता है और वेलान वो सारी झाड़ियों को काटने के लिए तैयार हो जाता है और पर डे वो उस झाड़ियों को काटता रहता है। तो उसमें जो घर का जो 3 हिस्सा रहता है उसमें बगीचा बनाने के लिए तैयारियां होने लगती हैं और एक कोने पे, एक हिस्से पे एक बड़ा सा महलनुमा घर बनने वाला रहता है। तो वेलान प्रतिदिन कड़ी धूप में बैठ के उस अनवांटेड प्लांट्स की कटिंग करता है और एक दिन ऐसा आता है जब वो पूरी जगह इतनी क्लीन हो जाती है कि एक फुटबॉल के एक ग्राउंड की तरह साफ़ सुथरी दिखने लगती है। फिर वहाँ पे बगीचा बनाने का काम शुरू होता है। तो जैसे जैसे बगीचा बनना शुरू होता है, बगीचे का फॉर्मेशन शुरू होता है, छोटे छोटे पौधों को वहाँ लगाया जाना लगता है, शुरू किया जाता है, वैसे वैसे जो सामने वाला जो एक भाग छोड़ दिया हुआ रहता है घर बनाने के लिए, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो जाता है। तो वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम जैसे जैसे चालू होता है तो घर जैसे जैसे ईंट पर ईंट रख के बड़ा होता जाता है, तो वैसे ही वेलान अपने पौधों को भी देखता जाता है साथ साथ में कि अब ये पौधे में जितनी जल्दी से घर बनता हुआ दिख रहा है उतना जल्दी मेरे पौधे नहीं बढ़ रहे हैं। तो वो अपने पौधों से आके बुदबुदाता है, उनसे ही बात करता है कि तुम लोग, ये घर इतनी जल्दी बन जा रहा है और तुम लोगों में कोई भी ग्रोथ मुझे नहीं दिख रही है, तो जब तक ये घर बने तब तक तुम लोगों को भी इतना बड़ा हो जाना चाहिए कि तुम लोग एक विशाल पेड़ की तरह लग सको। तो वेलान एक नीम के पेड़ को, तो एकदम पतला सा पेड़ रहता है, उसको हाथ से अपने खींचता है और हिला के बोलता है कि तुम में तो कोई भी जान नहीं है, अगली बार जब मैं आऊँ तो तुम इतने बड़े हो जाओ कि तुम्हारा जो ट्रंक है वो इतना मोटा हो जाए कि मेरे दोनों हाथों को भी फैलाने से उसमें समा ना पाए और मैं तुमको हिला भी ना पाऊँ, तुम इतने विशाल हो जाओ। उसके बाद धीरे धीरे वो घर भी बनना शुरू हो जाता है और एक दिन वो घर बन के कंप्लीट हो जाता है। तो जब वेलान उस घर को देखने के लिए जाता है कि घर कैसा बन के तैयार हुआ है, तो उसको देख के वेलान एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे वाह, इतना बड़ा घर, ये तो एक महलनुमा घर लग रहा है कि मतलब कोई व्यक्ति इतना बड़ा घर भी बना सकता है और इतना बड़ा घर होता भी है। तो यही सोचते सोचते शाम से दिन भर गुजर जाता है और ज़्यादा तर्क वितर्क करने के चक्कर में वेलान को चक्कर भी आने लगते हैं। वो समझ ही नहीं पाता है कि इतना बड़ा घर, क्योंकि उसके समझ से और सोच से परे था वो घर। उसने कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा और इतना ही नहीं, उसने
जब घर को वो देखता रहता है उस टाइम पे वो वर्कर जो कंस्ट्रक्शंस है उनसे बात करता है, तब वो उनसे पूछता है और घर को देख के बोलता है कितना बड़ा घर, इतना बड़ा बरामदा, इतनी बड़ी कमरे इतने बड़े बड़े हैं। जब वहाँ के किचन को देखता है तो वो किचन को देख के ये बोलने लगता है यहाँ तो मेरा पूरा गाँव आके रह सकता है, केवल एक किचन में पूरा गाँव समा सकता है, इतना बड़ा किचन है। तो ये सब सारी शॉकिंग चीज़ें तो उसको बार बार पूरी रात याद आती रहती हैं और वो सो भी नहीं पाता है। और साथ साथ में उसको ये भी याद आता है कि जब वो कंस्ट्रक्शन के लोगों से मिलता है तो उनसे ये बोलता है कि इतना बड़ा घर, इतना महंगा घर। तो वो लोग बोलते हैं कि ये ज़्यादा महंगा नहीं है, साधारण घर से थोड़ा सा ही बड़ा है और करीब इसकी लागत 1 लाख रुपए लगी हुई होगी, और हम तो इससे बड़ा बड़ा भी घर बनाते हैं जिसकी लागत 2 लाख रुपए तक होती है। तो ये बात चल रही है उस ज़माने की जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। उस टाइम पे 2 लाख भी बहुत बड़ा अमाउंट होता था और बहुत बड़ा घर उस टाइम पे बना। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और वो घर बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। और फिर वहाँ पे तब तक जो जिस बड़े माली ने वहाँ पे उसको काम दिया हुआ रहता है वो माली भी बीमार पड़ जाता है, और उसके कारण से माली के बीमार होने के कारण से सारा कार्यभार वेलान के ऊपर आ जाता है। अब वेलान क्या हो जाता है, हेड गार्डनर हो जाता है वहाँ पे, और उसके नीचे बहुत सारे असिस्टेंट रहते हैं जिनसे काम करा के वेलान उस गार्डन को मेंटेन करके रखा हुआ आता है। तो वेलान को अपनी पोजीशन पे कभी कभी प्राउड भी फील होता है कि मैं आज उस पोजीशन पे पहुँच गया हूँ जहाँ पे मैं दूसरों को निर्देश दे सकता हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें उसके चलती रहती हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब वो घर के मकान मालिक रहने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं, दिन गुजरते जाते हैं इसी तरीके से। अब वेलान में भी बहुत सारा परिवर्तन हो गया है। आज वो दिन आ गया है जब जो घर का मालिक है वो बीमार पड़ा हुआ है, और वो लोग घर के ऊपर वाले कमरे में रहते थे, लेकिन अब क्या है कि उस मालिक की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि वो ऊपर नीचे बार बार नहीं कर सकता है, तो उसको नीचे वाले कमरे में लाके रखा गया है। और जो घर की मकान मालकिन है वो जो जिस दिन घर का इनॉग्रेशन रहता है उस दिन वो इतनी सुंदर लगती है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। वेलान बताता है कि आज वो मालकिन एक व्हील चेयर पे बैठी हुई है और उसकी आंखें ऐसी हैं जिसमें कोई भी चमक नहीं है, सुस्त सी पड़ी हुई हैं आंखें और एकदम ब्राइटलेस है। जबकि उस दिन के ध्यान करता हूँ मैं, जब इनॉग्रेशन का दिन था तो जो मालकिन है वो इतनी अच्छे से टाइडी और प्रिपेयर्ड होके जब इनॉग्रेशन में पहुंचती हैं तब सब उनको देखते रह जाते हैं कि इतनी सुंदर दिखती है। और मैं खुद उनको देख के सोचता था कि इतनी सुंदर और इतनी अच्छी लग रही हैं। तो आज वो मालकिन की एज भी बहुत हो गई है और उनके जो चेहरे का ब्राइटनेस है वो भी कम हो गया, आंखें भी वैसी ही हो गई हैं जिसमें कोई भी चमक नहीं है। जबकि उस दिन जब इनॉग्रेशन का दिन था तो उस टाइम पर मालकिन बहुत ज़्यादा सुंदर। तो मतलब समय में इतना सारा परिवर्तन हो चुका है। और फिर आखिरकार इस दौरान उसके घर में बहुत सारे लोग आते हैं, डॉक्टर आते हैं, गेस्ट आते हैं मिलने के लिए, पेशेंट को देखने के लिए। जो घर का मालिक रहता है वो बीमार पड़ा उनको देखने के लिए। तो वेलान का काम रहता है कि वो गार्डन की देखरेख करे ताकि जितने भी लोग आ रहे हैं अनवांटेड लोग गार्डन से फूलों को ना तोड़ें, और जो बच्चे भी आते हैं वो लोग ना तोड़ें। तो ये सब काम होता रहता है। और इसी बीच एक दिन खबर आती है वेलान के पास, क्योंकि वेलान का घर उसके जो महल नुमा घर रहता है उसके अपोजिट में ही गार्डन के पास ही एक झोपड़ी बनी रहती है, वहाँ पे वो रहता था। तो घर के उससे किचन में रसोइये के द्वारा उसके पास खबर पहुंचती है कि घर के मालिक अब नहीं रहे, वो गुजर चुके हैं। तो धीरे धीरे करके अब परिस्थितियां और बदल जाती हैं। वेलान को इसी दौरान ये ख्याल आता है कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है, अब मेरा होगा क्या आखिर, क्योंकि जो मेरे मालिक थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे और उनके बच्चे उतने अच्छे नहीं हैं कि मुझे समझे और मेरे काम को उतना महत्व दें। तो अब मेरा क्या होगा, मैं इतने दिन तो बहुत अच्छे से रह लिया, तो क्या मैं अब गांव लौट जाऊं? उसके गांव में भी उसका परिवार है, उसके 11 बच्चों में से 8 बच्चे बचे हुए हैं, उसके पिताजी हैं, जहां वो कभी कभी चला जाया करता था त्यौहार के दौरान। बड़े बड़े त्यौहार में दीपावली में चला जाता था, पोंगल में चला जाता था, और यहाँ के लेकिन उसका मन यहीं पे लगता था मैं जहाँ पे उसने अपनी गार्डनिंग का काम किया हुआ था। वो उसको बहुत मतलब पूरे ज़मीन को तैयार करना और उसमें फिर
प्लांटेशन करना, पूरा डेवलप करना और वो हरियाली देखना, तो वो जो वेलान के लिए वो सारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा, और हर एक पौधे को वो करीब अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता था, बहुत प्यार से सहेज के रखता था। तो ये सब सारी चीज़ें उसको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। और इसी दौरान होता है कि जो मालिक रहते हैं उनके बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं, कहीं बाहर रहने के लिए चले जाते हैं, तब तक ये घर खाली रहता है। तो वेलान क्या करता है, जो खाली घर पड़ा रहता है, तो अब धीरे धीरे घर में जो पूरा घर सुनसान पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे बहुत सारे चिड़िया, बर्ड्स और पैरोट, मैना, और जिनकी प्रजातियों को जानता भी नहीं था वेलान, वैसे वाले बर्ड वहाँ पे आके रहने लगते थे। तो एक दिन वेलान को भी लगता है कि जब इतने सारे चमगादड़ और ये सब पक्षियाँ रह सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं रह सकता हूँ। तो वेलान भी वहाँ आके नीचे वाले कमरे में रहने लगता है। फिर एक दिन होता है कि एक परिवार आता है वहाँ पे रहने के लिए एज आ किराएदार। तब वो लोग आते हैं, तो वो लोग जो गार्डनर रहते हैं, गार्डनर को या माली को उस एकदम माली की तरह ही ट्रीट करते हैं, अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं। वो लोग आके वेलान के साथ अच्छे से बात नहीं करते हैं, और जो बच्चे उनके परिवार के रहते हैं वो कच्चे फलों को तोड़ तोड़ के फेंकते रहते हैं, फूलों में जो कलियां लगी रहती हैं उनको तोड़ तोड़ के फेंकते रहते हैं, सारी जगह कचरा कर देते हैं। तो वेलान मना करने के बाद भी वेलान की बात नहीं सुनते हैं और इस तरीके करते हैं। तो वेलान सोचता है कि ऐसे में मैं कैसे रह पाऊँगा। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि परिस्थिति वेलान का साथ देती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद एक बार जो मकान मालिक रहता है वो फिर से आता है घर की स्थिति को देखने के लिए। तो वहाँ पता चलता है कि ठीक ठाक है, तो फिर उसके बाद वो चला जाता है। तो फिर कुछ लोग वहाँ पे आते हैं और वेलान को बोलते हैं गेट खोलो। तो वेलान शाम के टाइम पे टॉर्च लेके जाता है और गेट खोलता है। तो वो लोग आते हैं और घर को देखते हैं। तो अब पता चलता है वेलान को कि जो प्रॉपर्टी है वो, क्योंकि वो कोई रहता नहीं था, केवल वेलान रहता था, तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी अब अनवांटेड हो गई थी। तो बच्चों ने क्या किया था, मकान मालिक के, वो घर को बेच दिया था सरकार को, और वहाँ पे होटल बनना था, जो बहुत सारे अलग अलग बिल्डर के द्वारा अलग अलग छोटे छोटे इंडिविजुअल घरों को बनाना था। तो इस कारण वो बिल्डर आता है और वो वेलान को ये जानकारी देता है कि ऐसा ऐसा काम होना है। तो वो चाहता है कि अब यहाँ पे जो झाड़ है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो बगीचा लगा हुआ है, वो उनको नहीं पसंद है। तो ये सब सारी चीज़ें काटनी पड़ेगी और सबको हटाया जाएगा। तो इस दौरान बहुत सारे पेड़ रहते हैं। जिस नीम के पेड़ से वो बात करता हुआ उसको बोलता है कि तुम इतने बड़े हो जाओ, इतने विशाल हो जाओ कि तुमको मैं दोनों हाथों से ना पकड़ पाऊँ। तो उन सारे पेड़ पौधों को देख के वेलान को थोड़ा सा दुख भी लगता है कि अब मैं इनको कैसे छोड़ के जाऊँ। वो उनके साथ फुल्ली इमोशनली अटैच रहता है, तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन फाइनली ये डिसाइडेड था कि मकान मालिक ने वो घर बेच दिया हुआ है, तो वहाँ पे अगला कंस्ट्रक्शन का काम होगा ही होगा। तो इस कारण से फिर वेलान उस चीज़ों को एग्री कर लेता है कि हाँ मुझे जाना ही पड़ेगा। तो वेलान लेकिन बोलता है कि ठीक है, मैंने इन पेड़ पौधों को बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया हुआ है, तो एक काम करिए, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए ताकि मैं परिस्थितियों को समझ सकूं और आपके काम करने में सहयोग दे सकूं। तो होता क्या है कि फिर जब एक दिन वेलान सोता रहता है तो वो लोग भी तैयार हो जाते हैं कि हाँ ठीक है ऐसा कर देंगे। तो वेलान सोता रहता है तो उसको एक कुल्हाड़ी की आवाज़ आती है, तो उसकी नींद खुलती है, वो बाहर जाती है। तो वो बोलता है कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, तो ऐसा करो आप कि मुझे कुल्हाड़ी की आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि मुझे जब कुल्हाड़ी चलती है तो ऐसा लगता है कि वो पेड़ पौधे रो रहे हैं, तो मैं फुल्ली अटैच हूँ। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दो कि मैं यहाँ से दूर चला जाऊँ, तब आप इसको चलाना। तो फिर वेलान अपने जो सामान रहता है, पोटली रहती है, उसको उठा के जाता रहता है। तो फिर थोड़ी सी दूर पहुंचता है तो यहाँ वो लोग कटाई का काम फिर से चालू करते, तो वेलान को फिर से आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो उसको यही लगता है कि पेड़ पौधे उससे बोल रहे हैं कि बचा लो मुझे, नहीं काटो, क्योंकि उसने हर प्लांट को एक बच्चे की तरह ट्रीट किया हुआ रहता है। तो ये सब सारी चीज़ें, मतलब एक पेड़ पौधों के साथ, जिन पेड़ पौधों को हम कभी सोचते नहीं कि उनमें भी लाइफ होगी, फीलिंग्स होगी,
उसको ये दिखाया गया है कि वेलान उन सारी चीज़ों से इतना अटैच्ड हो जाता है कि उसको वो सारी चीज़ें अपने बच्चों की तरह लगने लगती हैं। तो कहानी का सारांश यही है। तो आशा करती हूँ कि बच्चों को हेल्प मिलेगी हिंदी में इनको समझने में, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे जब तक स्टोरी को अच्छी तरीके से समझेंगे नहीं तो उनको आंसर करने में समस्या आएगी ही आएगी। तो मैंने एक लिंक भी शेयर किया हुआ है जहाँ पे बच्चों को ये कहानी टेक्स्ट के साथ पूरी अवेलेबल होगी। टेक्स्ट भी मैंने डिटेल भेजा हुआ है, तो अगर कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे उसको समझ सकें और इस वीडियो की हेल्प से कहानी की डिटेलिंग को समझ सकें और आंसर के लिए प्रिपरेशन कर लें। ठीक है, अब अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। थैंक यू।